नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। प्रदेश के नए तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद एवं मेडिसिन मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आयुर्वेद विभाग अब बेमिसाल होगा। निरोगी राजस्थान के संकल्प को आयुष करेगा पूरा। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वित्तीय मामलों पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर कि सुभाष गर्ग ने निशाना साधा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खुलेंगे। साथ ही उन्होंने राजस्थान के लिए विशेष दर्जे की मांग की है। 3 साल पूरे होने के मौके पर डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की ऐश्वर्य प्रधान ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों के बीच में कई संघर्ष भी हैं। कोरोना जैसी महामारी आई जिसके खिलाफ संघर्ष भी जारी रहा, लेकिन लोगों को बेहतरीन सब कुछ व्यवस्थाएं हुई ताकि लोग परेशान ना हो, और पूरे देश भर में तारीफ भी हुई। अलग अलग महकमे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महकमा है आयुर्वेद महकमा, और साथ में तकनीकी शिक्षा, जिस महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग। डॉक्टर सुभाष गर्ग काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये शिक्षाविद हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और उसके अलावा शिक्षक नेता भी रहे हैं। हम इनसे खास बातचीत करते हैं 3 साल के सफर को लेकर। हालांकि विषय इनके विभाग से रिलेटेड है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शैक्षिक विषयों पर भी इनसे बातचीत की जाए तो बेबाकी से जवाब देते हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड बात की जाए तो भी बेबाकी से जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये कि आपके पास जो महकमे हैं, पहले आपके पास संस्कृत शिक्षा था। आपने खुद ने ही कहा था मुख्यमंत्री जी से, एक बड़ा कार्यक्रम था बिरला में, कि इस विभाग को अलग किया जाए, शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। उसके बाद अब आपके पास तकनीकी शिक्षा है, और साथ में आयुर्वेद जैसा महकमा मिला है जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा चर्चित रहा। हर व्यक्ति आयुर्वेद का सहारा लेते दिखाई दिया। इन 3 सालों की क्या उपलब्धियां देखते हैं आप, जो जिम्मेदारियां आपके पास थी? देखिए, हमारी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और मुझे खुशी है ये जो 3 वर्ष हमारे निकले, 3 साल, ये 3 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना का जो प्रकोप हुआ और उसके चलते पूरा देश और दुनिया लड़ रही थी, उस दौरान ये चुनौती आई, और उस चुनौती को सामना किया हमारी सरकार ने। इतना कुशल प्रबंधन, कुशल नियंत्रण, प्रभावी निर्देशन और समुचित व्यवस्था, चाहे दवाइयों की हो, चाहे वो मेडिकल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की हो, चाहे वो आयुर्वेद का भी क्या रोल हो सकता है, चाहे हमारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने, आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने खूब काढ़ा पिलाया प्रदेश की जनता को, उसका उचित प्रबंधन किया, और उस शानदार प्रबंधन को खुद देश के प्रधानमंत्री ने सराहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से चुनौतियाँ बहुत रहीं, लेकिन उस कोरोना के प्रबंधन को हमने शानदार तरीके से किया कि हम ये फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी पूरी टीम ने किसी व्यक्ति को एक तो भूखे नहीं सोने दिया, और भूखे के अलावा कोई व्यक्ति की मृत्यु ना हो, इसके लिए भरसक प्रयत्न किए। फ्री दवाइयाँ, फ्री इंजेक्शंस, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री दिए गए। राजस्थान पहला राज्य था जहाँ 40 हज़ार का इंजेक्शन फ्री दिया गया। और मैं समझता हूँ ऑक्सीजन का प्रबंधन, जहाँ भारत सरकार ने, आपने देखा होगा, एक सौतेला व्यवहार किया था ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में, कोटा के डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी परवाह ना करते हुए इस तरह का उचित प्रबंधन किया, हमारी पूरी टीम ने, ऑफिसर्स की टीम ने भी, कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मृत्यु नहीं हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में, जिसमें आयुर्वेद ने एक बहुत प्रभावी भूमिका निभाई, और इसी की वजह से जो आयुष नीति 2020 डिक्लेयर की थी राजस्थान सरकार ने, उस आयुष नीति जो 2020 है, उसमें यही है कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री जी का निरोगी राजस्थान का संकल्प जो डिक्लेयर किया था बजट घोषणा में, उसको कैसे पूरा करें। तो उसमें आयुष का बड़ा रोल है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी। तो मैं सोचता हूँ अब हमारा फोकस भी उसी पर है, और आने वाले समय में देखेंगे इस पूरे आयुष डिपार्टमेंट को एक न्यू शेप के साथ, एक न्यू विज़न के साथ आगे लेके जा रहे हैं। और इसमें मेरी तो खुद ही अभी परसों पहले रोज मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है कि मेडी टूरिज्म का जो कंसेप्ट है, प्रदेश में जो 20 जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम मेडी टूरिज्म की थीम पर आयुष के वेलनेस सेंटर खोलेंगे, जिसमें सरकार ज़मीन देगी लीज पर,
और एक मॉडल हम डेवलप कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल, उसमें इस थीम को डेवलप किया जाएगा। केरला की तर्ज पर देश का राजस्थान दूसरा राज्य बने जहां आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देते हुए न केवल टूरिस्ट आए बल्कि यहाँ की रेवेन्यू मॉडल भी बढ़े। एक बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद जो है वो हमेशा से साइड लाइन रहा है। कोई भी मंत्री हो, किसी भी सरकार में हो, लेकिन आयुर्वेद पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। यही कारण है कि आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पर मरीजों की संख्या बेहद कम देखी जाती है। या तो आयुर्वेद के प्रति उनमें जागरूकता नहीं है या फिर कारण कोई और है। बड़ी बात ये कि आयुर्वेद में रोजाना जो मरीज आते हैं औषधालयों में, उनको बढ़ाने की कोई प्लानिंग की जाएगी? देखिए, ये बदलते हुए परिवेश में जो एक नया आधुनिक दुनिया बन रही है, उसमें हर आदमी का एक एटीट्यूड, परसेप्शन चेंज हो जाता है इलाज के प्रति। वो चाहता है तुरंत इलाज हो। आयुर्वेद, होम्योपैथी, आयुष वो जो करती हैं वो क्योर का काम करती है, एलोपैथी प्रिवेंशन का काम करती है। तो क्योर का जो काम है वो आयुर्वेद, और उसमें टाइम लगता है, तो इस वजह से थोड़ा है। लेकिन अब जो फोकस, मैं खुद मानता हूँ कि जब ये मेडिकल हेल्थ और आयुर्वेद एक विभाग होते हैं तो बड़े डिपार्टमेंट की छत्र छाया में छोटे डिपार्टमेंट पर उतना फोकस देने का समय नहीं मिल पाता अधिकारियों को भी और मंत्री को भी, उस वजह से है। लेकिन इस बार ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और आयुष को, आयुर्वेद को अलग किया। आने वाले समय में इसमें देखेंगे कि पूरा फोकस किस तरह से, मैंने तो 2 मीटिंगें जो की उसमें पूरा फोकस दे दिया है कि हम आने वाले समय में निःशुल्क दवाइयों का वितरण, जो हमारी चाइल्ड हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, या जो एनेमिक रहती हैं हमारी महिलाएं या बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, उनको कैसे इस तरह की दवाइयों का वितरण किया जाए स्कूल लेवल पर ही। और उनका एक 45 दिन का कोर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 45 दिन का कोर्स दिया जाए, जिससे कि उनकी इस तरह की जो इम्यून सिस्टम की जो कमियां हैं या जो आयरन की जो कमी हो जाती है उसकी पूर्ति कर सकें। तो आप देखेंगे आने वाले समय में खुद, और आप देखिए कि राजस्थान आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है, हॉस्पिटल का सवाल है, इंडिया में सबसे अधिक काम अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में हो रहा है। और मैं बताना चाहूँगा, पहले जामनगर यूनिवर्सिटी का नाम आता था, अब हमारे राजस्थान जो डॉक्टर राधाकृष्णन जो यूनिवर्सिटी है, आप उसको देखेंगे, वो अब आने वाले समय में इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो है। और वहाँ हम इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस आयुर्वेद के क्षेत्र में 48 करोड़ रुपए का लागत का तैयार होने जा रहा है, जिसमें एक तरह से जो केरला को भी पीछे छोड़ देगा वो सेंटर। 5 स्टार फैसिलिटीज़ के आधार पर, मतलब जो लोग, फॉरेन टूरिस्ट भी आ सकता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आ सकता है, वो 15-20 दिन वहाँ रहेगा, अपना पंचकर्म के और उन सब चीज़ों का, आयुष की जो विभिन्न प्रविधियाँ हैं और जो यूजेज हैं उसका प्रयोग करेगा। तो एक टूरिज्म थीम पर उसको डेवलप कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी, ये 3 महत्वपूर्ण हैं अपने लिहाज से देखा जाए तो। इन तीनों में ऐसा कोई रिसर्च भी सामने आएंगे? क्योंकि इनके कई डॉक्टर्स कहते हैं कि कई मरीज जो एलोपैथी में ठीक नहीं होते वो इन तीनों पैथियों में ठीक होते हैं। किसी बीमारी का कहीं पर इलाज है, किसी का कहीं पर है। तो इस तरीके का कोई वर्गीकरण करने की कोशिश? बिल्कुल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में खोला गया है। अभी कल ही जब मैं मीटिंग ले रहा था उसमें उसको फोकस कर दिया गया है पूरा, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए हम सर्वे करवा रहे हैं। अब एक सर्वे स्टार्ट करवा रहे हैं कुछ सेलेक्टेड स्कूल्स में, उनके पूरा डाटा उनका कलेक्शन किया जाएगा। उस डाटा कलेक्शन को एनालिसिस करवाया जाएगा डॉक्टर्स के द्वारा, और जो बीमारियां हैं उनके ऊपर एक रिसर्च करते हुए क्या है, क्या प्रभाव उनका हुआ, दवाइयाँ जो हमने दी हैं उसका क्या प्रभाव आया, तो उस रिसर्च में उनको भी डेवलप करवा रहे हैं। और आने वाले समय में न केवल आयुर्वेद और होम्योपैथी, मेरा तो जोर यूनानी पर भी रहेगा। यूनानी भी एक बहुत अच्छी पद्धति है। देशी हम देखते हैं पाक और ये जब खाए जाते थे लेडीज़ को, हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाए जाते थे, वो सब यूनानी बेस्ड है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इस पर फोकस, क्या होता है जब एक भौतिकवादी युग में आदमी तुरंत इलाज चाहता है तो एलोपैथी पर ज़्यादा विश्वास करता है। एलोपैथी का भी अपना एक रोल है सर्जरी में, बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ आयुर्वेद और आयुष का कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बचपन से ही लाइफ स्टाइल को आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी के अनुरूप बना दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। कल ही मैंने वाइस चांसलर्स को भी निर्देश दिए हैं, पूरी एकेडमिक जो टीम आई हुई थी, आप एक बुकलेट तैयार करिए, और वो बुकलेट ज़्यादा नहीं 5-7 पेज की होनी चाहिए कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी के हिसाब से लाइफ स्टाइल बच्चे की क्या होनी चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए। तो वो बुकलेट हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान है कि स्कूल लेवल पर जब 5th क्लास के बाद बच्चा 6th क्लास में आ रहा है
तो उसको वो बुकलेट जो है आयुर्वेद विभाग हमारा जो है यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर तैयार करेगा, वो उसको दी जाए एडमिशन के टाइम पे। तो कम से कम स्टूडेंट्स को वो पुस्तक मिलेगी, देखेगा, पढ़ेगा। कई बार बहुत बेसिक चीज़ होती हैं, आप नेचुरल लाइफ जीते हैं, कैसे रहना चाहिए, सुबह उठ के हम कहते हैं पानी पीना चाहिए, खाली पेट पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। कई आपके जो स्टमक के जो हैं वो उससे विकार दूर होते हैं। ऐसी कहा जाता है खाने के बाद एकदम पानी मत पीजिए। एक बड़ा सवाल यह है कि आयुर्वेद में एक नाड़ी विद्या हुआ करती थी, आपको नहीं लगता कि उसे संरक्षित करने की बेहद आवश्यकता है? अब नाड़ी विशेषज्ञ जो हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं, उंगलियों पे गिनने लायक। बिल्कुल सही है, इस पर भी मैंने डिस्कस किया था कि नाड़ी विशेषज्ञों का एक सम्मेलन कराया जाए। मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, लेकिन इसमें बहुत सफलता अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि नाड़ी वैद्य अवेलेबल नहीं है। वो विधा ऐसी है, हर कोई उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि भाई जो नाड़ी विशेषज्ञ हैं उनका एक पैनल बनाइए, उनके साथ मैं डायलॉग करना चाहूँगा और मैं खुद अपने आप को समर्पित करूँगा उस स्टडी के लिए, अपने आप को, कि उस नाड़ी विद्या का प्रयोग करते हुए मेरे शरीर में क्या व्याधियाँ हैं, क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, उसके आधार पर उसका इलाज हम कैसे करें। तो निश्चित रूप से नाड़ी का पुरातन उसमें देखें तो नाड़ी वैद्य सारे जो है डॉक्टर्स और मेडिकल, ये तो आधुनिक मेडिकल सुविधाएं तो थी नहीं, वैद्य काम किया करते थे। और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ देखें तो वैद्य हुआ करते थे, राजवैद्य गुरु, राजगुरु और राजवैद्य की उपाधि बताते हैं कि नाड़ी देखकर वो मर्ज बता देते थे कि क्या मर्ज है। तो एक दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद महकमे पे आऊँगा, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करेंगे कि ओवरऑल अगर आयुर्वेद को देखें तो यहाँ पर कई बार कहा जाता है पद कम है, लेकिन पद कम भले ही हो लेकिन मरीज भी कम हैं। तो मरीजों को बढ़ाने के अलावा दवाइयाँ जो हैं वो दवाइयों का सही तरीके से प्रबंधन हो, एक एक व्यक्ति के पास दवाइयाँ पहुँचे, इसके लिए कोई नीति बनाई? हमने अभी इसको रिव्यू किया पूरे का, मैंने डायरेक्शंस दिए हैं। दवाइयाँ भी अभी पहले विभाग ने क्रय करने के आदेश दे रखे हैं, जो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, सप्लाई हो जाएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन का मैं जो काम दे दिया गया है। मेरा जो आपका कहना है बिल्कुल ये फोकस यही है कि हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो, स्टे हमारे डॉक्टर्स का औषधालय में, चिकित्सालयों में रहे। और इसलिए आपने देखा होगा, मैंने आते ही 1 घंटे का लंच दिया गया था, उसकी वजह से सारे लोगों को एक आक्रोश था कि तो बड़ी दिक्कत होती है, गांव में हम वापस नहीं आ सकते, लंच का कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैंने हटाया। अब कंटिन्यूस 8 से 2 का टाइम है या 9 से 3 का टाइम है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अभी भी ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद महकमे में कई वैद्य जो हैं कई दिनों तक नहीं आते, बरसों से कहा जाता है। मैं भाजपा या कांग्रेस की सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि एलोपैथी को लेके तो लोग बेहद जागरूक रहते हैं, वो बता देते हैं डॉक्टर साहब नहीं आए। लेकिन आयुर्वेद में भी इस तरीके की कोई हाजिरी को लेकर पाबंद किया जाए, क्योंकि कई बार वो हाजिर नहीं होते हैं, व्यक्ति परेशान होता है और वो कंफ्यूज भी रहता है कि मैं उपवैद्य से बात कर रहा हूँ या वैद्य जी से बात कर रहा हूँ। अभी विभाग की जो मैंने समीक्षा बैठक की थी उसमें यही कहा है कि मैं खुद सरप्राइज विजिट कर रहा हूँ, और ये पाबंद करने के लिए कर दिया गया है कि जो टाइम है हॉस्पिटल का, चिकित्सालय का, आयुर्वेद के 9 से 3 का टाइम है या 8 से 2 का टाइम है, उसमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैंने उनसे पहले मैंने खुद अपील की है कि मैं केवल ये चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है चिकित्सालय और औषधालयों में, वो टाइम पर आप उपलब्ध होने चाहिए। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, गांव में मीटिंग्स भी करता हूँ या प्रभार जिले में भी जाता हूँ, वहाँ मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अब आप वैद्य की भी सेवाएं लीजिए। आपके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक कहते हैं उसको, पहले वैद्य कहा करते थे, उनकी सेवाएं लीजिए। और वहाँ इस बात के भी निर्देश दिए हैं कि दवाई की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जाए आयुर्वेद को, तो सबसे पहले अगर दवाई नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं है, दवाई गाँव में तो मिलने से रही। तो जब तक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की जो व्यवस्था है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी, उस व्यवस्था के लिए पूरी तरह पुख्ता करने के लिए मानकर चला जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरे देश और दुनिया में पहचान बनी थी पिछली सरकार में निशुल्क दवा योजना के जरिए, जिसको लेकर विपक्ष भी, भले ही उनसे अलग से बात की जाए राजनीति से परे, तो वो भी तारीफ करते दिखाई देता है। निशुल्क दवा और निशुल्क जांच योजना, तो इस तरीके की कोई योजना आप आयुर्वेद में भी लेकर आएंगे मुख्यमंत्री गहलोत? जो मेडिकल हेल्थ में जो योजना चल रही है ऑलरेडी, वो यहाँ भी चल रही है इस तरीके की कोई? हाँ, उसमें इसीलिए मैंने कहा ना, 1 जनवरी से हम कर रहे हैं स्कूल्स में 10-10 स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स को, जो गर्ल्स चाइल्ड हैं, उनको दवाइयाँ हम जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फ्री उपलब्ध कराएंगे स्कूल के माध्यम से, आंगनबाड़ी और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से। और इसमें सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा, तो मतलब केरल जैसा आयुर्वेद महकमा होगा राजस्थान का? केरल से बेटर है। वहाँ केवल एक ही अंतर है, वहाँ उसको मेडी टूरिज्म के थीम पर डेवलप किया गया है,
जहाँ तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आयुर्वेद का सवाल है, आयुर्वेदिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, वो हमारे राजस्थान में ज़्यादा अच्छा है। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हैं, कॉलेजेस हम खोल रहे हैं। अब संभागीय, हर संभागीय मुख्यालय पर एक आयुर्वेद और योग नेचुरोपैथी का कॉलेज हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने गत बजट में घोषणा कर दी है। भरतपुर में भी खुल रहा है, अजमेर है, उदयपुर ऑलरेडी चल रहा है, बीकानेर है, कोटा है, फेजेज़ में हम खोल रहे हैं। तो ये पहला राजस्थान प्रदेश होगा जहां हमारे संभागीय हेडक्वार्टर्स पर आयुर्वेद और योग और नेचुरोपैथी के महाविद्यालय होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आयुर्वेद में एक बड़ी नज़ीर बनेगा राजस्थान, और अभी अच्छा काम भी चल रहा है जिस तरीके से आपने बताया। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन और एजुकेशन में भी आप संस्कृत एजुकेशन भी देखते रहे थे। 3 सालों की बड़ी उपलब्धियां क्या है? एक तो सबसे ज़्यादा कॉलेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं, जो कि भाजपा सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने कॉलेज एजुकेशन के नाम पे नए कॉलेजों में मामला थोड़ा आपसे काफ़ी नीचे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक 2 क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों को मैं बहुत नहीं वो करूँगा, उसमें बहुत काम किया, लेकिन 2 क्षेत्रों में मेडिकल, आयुर्वेद, हेल्थ, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। दूसरा एजुकेशन सेक्टर, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे संस्कृत एजुकेशन हो, उनमें इतना बेमिसाल काम किया है। शायद देश में पहला राज्य होगा। जितने इंस्टीट्यूशंस खोले गए, जितने कॉलेजेस खोले गए, जितने स्कूल्स खोले गए, जितने नवाचार किए हैं स्कूल एजुकेशन में। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है। हज़ारों की संख्या में मतलब एडमिशन्स हुए हैं और सिफारिशें आती हैं, लेकिन वहाँ लॉटरी सिस्टम में किसी की सिफारिश काम नहीं करती। दूसरा, हायर एजुकेशन में करीब करीब 112 कॉलेजेस गत 3 वर्षों में, और जिनकी बिल्डिंगें बन गई, बजट घोषणा होती है, काम शुरू हो जाता है और उसको पूरा किया जा रहा है। संस्कृत में मैं समझता हूँ, संस्कृत में तो राजस्थान में इतना पायनियर काम हुआ है पिछले वर्षों में, और इसमें तो कांग्रेस शासन के दौरान, ये मैं कहना चाहूँगा, संस्कृत एजुकेशन का जिसको लिए आरएसएस अपनी बात करता है, कहती है कि हमारा इस पर आधिपत्य ना। आप हिस्ट्री बताती है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। यूनिवर्सिटी खुली, निदेशालय खुले, या कॉलेजेस खुले, स्कूल्स खुले, तो कांग्रेस शासन राज में राजस्थान में खुले। संस्कृत में तो इनके पास एक उपलब्धि नहीं है संस्कृत शिक्षा के नाम पर, तो सारी उपलब्धि कांग्रेस शासित सरकारों को जाती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जहाँ तक टेक्निकल एजुकेशन का सवाल है, मैं बताना चाहूँगा, जिस वक्त मुझे मंत्री का प्रभार दिया गया टेक्निकल एजुकेशन का, यहाँ ऑटोनमस कॉलेज की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंगें नहीं हो रही थी। पैसा हमारा लैप्स होने की स्थिति आ गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। वो लगातार मैंने मैराथन बैठकें करके उस पैसे को रिलीज करवाया। इंजीनियरिंग कॉलेजों को सोसाइटी के मोड पर चलाया गया। अगर उनकी इस तरह से भर्तियां कर दी गई, इतना फर्जीवाड़ा और वो सब कुछ हुआ, और बहुत सारी शिकायतें अभी भी चल रही हैं और जांचें भी चल रही हैं, और इस तरह से कर दिया गया। लोगों को मतलब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनवाने का काम किया, गत बजट में घोषणा हुई, कमेटी बना दी गई है। अब सारे हमारे जो गवर्नमेंट के जो ऑटोनमस सोसाइटी मोड में कॉलेज चल रहे थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो जाएंगे, आईटीयू के और बीटीयू के। तो एक नया नवाचार किया। अदरवाइज सोसाइटी मोड में खोल दिए, गवर्नमेंट अनुदान नहीं दे रही थी, तनख्वाहें लोगों को टाइम से नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से पढ़ाई भी प्रभावित होती थी, रिसर्च प्रभावित होती थी, ये शोध अनुसंधान प्रभावित होता था। अब मैं सोचता हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे इसके बहुत इम्पैक्ट आएंगे। और फिर एक 7th पे कमीशन दिया हमने, जो गत सरकार नहीं दे पाई थी। टेक्निकल एजुकेशन में दिया, पॉलिटेक्निक कॉलेज में दिया, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दिया, संस्कृत शिक्षा में 7th पे कमीशन दिया। एक बहुत बड़ा काम। एक तरफ तो केंद्र सरकार हमारे वित्तीय साधनों पर कंट्रोल करके बैठी हुई है। मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि आप शिक्षाविद हैं, सारी दुनिया जानती है, और इस सरकार में आपको शिक्षा के मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक आप शिक्षण व्यवस्था देखते रहे, शिक्षक नेता रहे, पढ़ाया कॉलेज में, मैनेजमेंट के गुरु रहे। लेकिन इन सबके परे फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है तो विपक्ष लगातार हमले करता है। थोड़ी देर पहले भी बीजेपी अध्यक्ष ने एक बाइट दी थी, उन्होंने कहा था कि कोरोना में कुप्रबंधन रहा राजस्थान में, लेकिन उससे परे प्रधानमंत्री, उन्हीं के ही प्रधानमंत्री तारीफ कर चुके हैं मुख्यमंत्री गहलोत की। ओवरऑल क्या देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं। अब कोरोना प्रबंधन का कुप्रबंधन किया, ये तो उनको माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, ICMR जैसी एजेंसी से पूछना चाहिए, WHO से पूछना चाहिए, वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं उनसे पूछना चाहिए कि राजस्थान वो स्टेट है जहाँ कोरोना का सबसे बढ़िया प्रबंधन किया गया। मैं अभी कुछ दिनों बेंगलोर में था,
कुछ वहाँ IAS लोगों से भी मुलाकात हुई। वो ये कहते हैं कि हम अपने बैचमेट से जब बात करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के बैचमेट्स हमें मिलते हैं, वो खुद कहते हैं भाई आपके राजस्थान ने कमाल का प्रबंधन किया है। ये वो प्रशासनिक लोग कह रहे हैं। तो अब जो यहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो समझते तो कुछ है नहीं, राजनीति को ही वो अच्छी तरह नहीं समझ पाए, तो वो इस स्टेट के प्रबंधन को तो कैसे समझ पाएंगे कि प्रबंधन होता क्या है, प्रबंधन कैसे किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारे इस इकोनॉमी का मैनेजमेंट हो। अभी तो वो सीख रहे हैं, और जब वो सीख जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे अच्छी तरह, तब जाके वो बता पाएंगे, किसी के प्रबंधन के बारे में कमेंट कर पाएंगे। एक और सवाल, ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशंस की बात करते हैं तो ये कई तरीके की बातें आरोप लगा दिया जाता है बीजेपी द्वारा, विपक्ष द्वारा। गहलोत साहब का, मैं थोड़ा सा विषय से अलग भी आ रहा हूँ, गहलोत साहब का फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियल तौर पर कई बार आप राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि बनकर गए, जीएसटी की मीटिंग में भी गए, अलग अलग जो मीटिंग्स होती है केंद्र सरकार की उनमें भी आप जाकर आए हैं। ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं आप, और केंद्र जो है उससे उम्मीदों के परे आपको क्या नहीं मिल पा रहा वाकई में? देखिए, इसमें मैं 2-3 मुद्दों में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, जो वित्तीय प्रबंधन किया, उस वित्तीय प्रबंधन को इस शानदार ढंग से किया है कि सारी कुछ चुनौतियाँ होने के बावजूद भी, जीएसटी आने के बाद राज्य की आय के साधन कम हो गए, सारा केंद्र सरकार के अधीन आ गया जीएसटी। हमारे पास है क्या है, एक्साइज लगा सकते हैं, माइंस का काम है, ये इस तरह का काम है, उस पर जितनी रेवेन्यू होती है आप सब जानते हैं। तो एक तो जीएसटी को आपने कर दिया, उसका टाइमली पेमेंट नहीं करते, जीएसटी के अगेंस्ट जो कंपनसेशन हमको मिलना चाहिए, आज भी लगभग, जो एग्जैक्ट डाटा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आज भी लगभग 3-4 हज़ार करोड़ रुपए हमारा बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर। तो एक तो टाइमली पेमेंट करना चाहिए, राज्यों के पास पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया, जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती थी, जहाँ केंद्र का भी हिस्सा होता था, राज्य का भी हिस्सा था, जनरली कांग्रेस शासन में रही, जब यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे उससे पहले हो, तो जनरली जो स्कीम्स आती थी वो 90% केंद्र का हिस्सा होता था या 80% केंद्र का हिस्सा होता था। उसको कम करते करते 60-40 और 50-50 वाली आई। अब एक तरफ तो आपने जीएसटी के वजह से सारे साधनों पर केंद्रीकृत कर लिया, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि राज्यों के हिस्से को, शेयर को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो राज्य कहाँ से करेंगे? अल्टीमेटली राज्य की जो एंटिटी है वो केंद्र के जो यूनियन, हमारे स्टेट फाइनेंस रिलेशन है, जो फेडरल रिलेशनशिप है, केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन उन्होंने एक बैकडोर एंट्री, बैकडोर क्या कहेंगे, गली निकाल ली। उन्होंने एक दूसरा रास्ता क्या किया, शेयर को बढ़ाते चले जाओ। आज चाहे वो हमारे जल जीवन मिशन है, चाहे वो हमारे मेडिकल के क्षेत्र में स्कीम्स आ रही हैं, कहीं भी जो स्कीम्स देखें तो पहले 90 या 80% केंद्र सरकार देती थी, अब 50 दे रही है, यस 60 दे रही है। तो कितना बड़ा बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स को, और लाइबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट्स की बढ़ती हैं, क्योंकि इनका जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हमारी स्टेट्स का, वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसका अधिकांश पैसा सैलरी और उन पर जाता है। और जब डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, प्लान एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा? तो बार बार मुख्यमंत्री जी भी मांग करते रहे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ECRP है, ईस्टर्न कैलार प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जल जीवन मिशन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें रेशो को बढ़ाइए, 90% 80% रेशो करिए, तब जाके सही मायने में जो माननीय प्रधानमंत्री भी अगर सोचते हैं तो ये मकसद जब भी पूरा हो पाएगा। लेकिन नहीं, राज्यों को पंगु बनाए रखने के लिए मैं एक बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ कि राज्यों की निर्भरता केंद्र के ऊपर बनी रहे, मांगते रहें, वो संवैधानिक अधिकार है हमारा। यूनियन स्टेट के जो फाइनेंस रिलेशनशिप है उसमें प्रावधान है, उन चीज़ों के तहत ये दूसरा कारण है। तीसरा क्या करते हैं, कई नई एक देखने को मिला है, नई प्रवृत्ति आपने देखा हो, कृषि के लिए काले कानून लेके आए, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में उसको ले आए, ट्रेड एंड कॉमर्स में उस कानून को, फिर क्या हुआ, बैक होना पड़ा। तो ये जो तरीका है प्रबंधन का, एक देश की इकोनॉमी का जो तरीका है कि राज्यों की स्थिति को कमज़ोर कर दिया जाए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मतलब मैं समझता हूँ ये देश के लिए ठीक नहीं है। यूनियन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, देश क्या है, राज्यों से मिलकर के तो देश बनता है। जब तक राज्य हमारे मजबूत नहीं होंगे, राज्यों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशिंग जो पैटर्न है उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक राजस्थान जैसा प्रदेश, जहाँ भौगोलिक स्थिति आप जानते हैं पूरा था डेजर्ट है, हमारे यहाँ सोशल जो कॉस्ट आती है, सोशल फैसिलिटीज़ की वो बहुत ज़्यादा आती है, छोटी छोटी डाणियाँ हैं, दूर दूर गांव हैं,
उनकी जो अगर हम बिजली का विस्तार करना चाहते हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, स्कूल्स खोलना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, तो उन यूपी या महाराष्ट्र और कर्नाटका, गुजरात जैसे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते। राजस्थान के लिए एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे ईस्टर्न स्टेट्स को या दूसरी स्टेट्स को आप एक अलग से पैटर्न देते, 90-10 देते, उस कैटेगरी में राजस्थान राज्य को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि राजस्थान में इतना पोटेंशियल है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, अभी जो इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं और जो हम इनवाइट कर रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स को। मैं खुद गया हूँ बेंगलोर और फिर मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ से मिल रहा हूँ लोगों, लोग चाहते हैं यहाँ, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो केंद्र का सहयोग चाहिए। जल जीवन मिशन अच्छा प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर चर्चा करना चाहूँगा मैं आपसे, आपके माध्यम से, और अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। जिस ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को उन्हीं की भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के द्वारा बनाया गया, खुद प्रधानमंत्री कह के गए कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको हम स्वीकृत करेंगे, अनुमोदन करेंगे। उस ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं दी जा रही कि पॉलिटिकल ग्राउंड्स के आधार पर। जब आप सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए या सुपर फास्ट जो है सुपरसोनिक ट्रेन चलाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो ये तो 13 जिलों की जीवनदायिनी है। राजस्थान के 13 जिले जो ईस्टर्न राजस्थान के हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो डॉक्टर सुभाष गर्ग ने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से। राज्य सरकार के 3 साल को लेकर संक्षेप में तमाम चीजें बताई है और साथ ही बताया है कि आयुर्वेद महकमा अब देश का सर्वाधिक बेहतरीन महकमा होगा राजस्थान में। उसके अलावा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए हैं वो आज तक कभी नहीं हुए थे, उसको लेकर भी फैक्ट्स दिए हैं और उसके अलावा विपक्ष पर भी तार्किक तौर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष पहले ये ध्यान दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तारीफ कर चुके हैं राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन की। ऐसे तमाम सवालों के बेबाकी से उत्तर दिए हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ आप लगातार देखते रहिए राज्य सरकार के 3 साल पर खास इंटरव्यूज। मैं फिर से हाजिर होऊंगा किसी अन्य शख्सियत के साथ। नमस्कार।